हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस से प्रमोट होकर के नेक्स्ट क्लास में आ चुके हो। तो ये जो लेक्चर हम दे रहे हैं वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इस साल क्लास 12 में एंट्री किए हैं, और हम डिस्कस करेंगे उनके फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत पहले छोटी क्लासेस से ही सॉल्यूशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। क्लास 9 में भी इसके बारे में स्टडी किया होगा कि सॉल्यूशन क्या है, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से इनके फेजेस हो सकते हैं। तो ये तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है। फिर भी अगर इसको हम डिफाइन करें कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो बहुत से लोग बच्चे बोल रहे हैं कि बस किसी एक सब्सटेंस को दूसरे में अगर हमने मिला दिया और अगर ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है तो एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल बात सही है। एग्जांपल दे देंगे, हमने नमक को पानी मिलाया तो वो एक सॉल्यूशन बना। ये छोटे क्लास के लिए ठीक है, लेकिन इसका अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखा जाए कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप इसको बड़े ही इजीली क्लासिफाई और डिफाइन कर सकते हो कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which lose their individual identities and cannot be separated by the simple filtration or any simple method. Means you can define it. Homogeneous में तो स्टूडेंट्स, आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख सकते हो। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। तो ये सॉल्यूशन का एक इजीली एक अच्छा डेफिनेशन है, जिसको आप याद कर लोगे तो यही आपको बोर्ड में लिखने के लिए सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में एक जो इसमें टर्म आया है होमोजेनियस मिक्सचर, इसका क्या मतलब है। तो देखो, अगर जैसे कि ये एक सॉल्यूशन है, अगर ये पूरा आपका एक सॉल्यूशन हुआ, इसके आप किसी भी एक प्लेस पे आप देखोगे कि जितना इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, इसके किसी भी पोर्शन में लोगे, एक डेफिनेट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वही नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पर भी होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पर भी होंगे। मीन्स होमोजेनियस का मतलब ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन की जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सॉल्यूशन के प्रत्येक पॉइंट पे, प्रत्येक जगह पे सेम होगा। अगर आप देखोगे कि 10 ml में अगर 500 पार्टिकल यहां पे हैं, तो यहां पर भी 10 ml में 500 पार्टिकल ही होंगे। अगर ये सिचुएशन है, उसको आप बोलोगे कि यह एक होमोजेनियस मिक्सचर है और ये एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन के मेनली दो कंपोनेंट माने जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के मुख्य रूप से दो कंपोनेंट हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक हुआ सॉल्यूट, दूसरा हुआ सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, बोलेंगे एक बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हुआ तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। ऐसे कई तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से जो बात करना है, जो स्टडी करना है, वह
बाइनरी सॉल्यूशन पे ही स्टडी करना है, बाइनरी सॉल्यूशन पे ही स्टडी हम लोगों को करना है। तो यहां से दो शब्द आया, सल्यूट और सॉल्वेंट। अब हम इनको डिफाइन करेंगे कि किसको हम सल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। स्टूडेंट्स, सल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने का कोई बहुत बड़ा हार्ड फास्ट रूल नहीं है। इसको हम सिंपली ये बताते हैं कि सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का कंपोजिशन कम होगा, जो सब्सटेंस अमाउंट में कम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सल्यूट। मीन सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट मुख्य रूप से हुआ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, तो क्या बोला गया, लेस इन अमाउंट। अब कोई चीज अगर लेस इन अमाउंट होगा तो वो क्या होगा, मुख्य रूप से सॉल्यूट में काउंट किया जाता है। और ये क्या होगा, ग्रेटर इन अमाउंट। जैसे कि एग्जाम्पल से देख, बोला गया इफ 20% सुगर सॉल्यूशन इन वाटर। अब बोला गया कि 20% शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम शुगर है और सॉल्यूशन किसका है, वाटर में है। तो सॉल्यूट क्या हुआ, यहां पे सॉल्यूट क्या हुआ, शुगर हुआ, और सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर बोला गया 35% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, या हम कह सकते हैं 35% एक्व सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, इथेनॉल होगा और सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हुआ। आप बोलोगे सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इतना बताने की क्या जरूरत है, जान जाओ बहुत जरूरत है। कई बार अगर आप उसको गलत सोच लिए, अगर गलत डिसीजन ले लिए, तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करना होगा, इस चैप्टर में जब आगे हम पढ़ेंगे, जहां पे हम लोगों को वेपर प्रेशर को डिफाइन करना होगा या बाकी चीजों को डिफाइन करने में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। अगर आपने गलत डिसीजन लिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने में, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अच्छा, कुछ बच्चे जिनके मन में काफी खुरापात होता है बोलेंगे सर अगर 50% कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो क्या होगा। अगर बोला गया 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथेनॉल, अब बताइए इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में पहले तो ऐसा केस जल्दी बोलता नहीं है, अगर बोलता है
तो यहाँ पे तुम किसी को भी सल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट दे सकते हो। मोस्टली अगर ऐसा केस कहता है तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर में बोल देगा कि इथेनॉल या मिथेनॉल एक्ट एज ए सल्यूट, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ऐसे क्वेश्चन देखो, 80% concentration of methanol in water। अब बोलो 80% कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर। अब सल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? अब समझ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर IIT मेंस में ऐसे आया हुआ है और बच्चों ने गलत कर दिया। लेकिन दिमाग में तो हमेशा यही बैठा था कि मिथेनॉल हमेशा सल्यूट होगा, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा। ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होगा, 80% कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल, सो मिथेनॉल एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड वाटर एक्ट एज ए सल्यूट। हियर सल्यूट कौन हुआ, वाटर, और सॉल्वेंट कौन हुआ, मिथेनॉल हुआ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी सल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने के लिए। अगर ये चीज अच्छे से पहचान गए हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को देखते हैं कि कैसे पता करें कि सल्यूट और सॉल्वेंट की कितने कितने अमाउंट यहां प्रेजेंट हैं, सॉल्यूशन की इंटेंसिटी क्या है जिससे हम सॉल्यूशन की पावर को, सॉल्यूशन की क्षमता को हम नाप सकते हैं। इन सब बातों को स्टडी करने के लिए एक नया टर्म है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो अब हम स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी कुछ बातों को देखा होगा, हो सकता है बहुत से बच्चों को चीजें याद भी हो, बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं याद है तो आप रिवाइज जरूर किए रहोगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नया टर्म है जिसको स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हिंदी में सांद्रता कहते हैं। कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ चीजों को पहले समझना होगा। मोस्टली जो है कंसंट्रेशन को एक रिलेटिव टर्म लिया जाता है। मींस कोई सॉल्यूशन अगर ए है तो वह हो सकता है कि बी के कंपैरिजन में कंसंट्रेट हो, लेकिन सी के कंपैरिजन में डाइल्यूट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर आपके पास 3 फ्लास्क हैं ए, बी और सी, तीनों में क्या है, ये तीनों में क्या है, 1 लीटर वाटर है। क्या है, 1 लीटर वाटर है। अब इसमें हमने क्या किया, 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया और इसमें हमने 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया। अब कोई भी बच्चा बड़े आराम से बोल सकता है कि सर इसमें जो बी कंसंट्रेट है और ए डाइल्यूट है। सीधी बात है, क्योंकि इसमें ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व है तो बी कंसंट्रेट और ए डाइल्यूट हुआ। लेकिन अगर हमने जैसे ही इसमें 70 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया, अब हम क्या बोलेंगे कि सी कंसंट्रेट है और बी डाइल्यूट है। मींस एक रिलेटिव टर्म आया, बी इज कंसंट्रेट देन ए बट डाइल्यूट देन सी। सो आपने देखा कि कंसंट्रेशन एक रिलेटिव टर्म है। स्टूडेंट्स आप कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हो जैसे कि कंसंट्रेशन इज द टोटल एबंडेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स आप ऐसे कह सकते हो कि किसी सॉल्यूशन में कुल कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, उस अमाउंट को अगर तुम सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वह कंसंट्रेशन बन के आ जाता है। तो क्या डिफाइन किया, concentration is the
abundance of solute divided by total वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्या कहा आपने, कंसंट्रेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये एक सिंपल मेथड था, हमने इसको बता दिया, लेकिन आप क्लास 12th में हो, ये सिंपल मेथड को हमें एक्स्ट्रापोलेट करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरीके होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो तरीके ही सही हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मुख्य रूप से 3 क्राइटेरियाज के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है वॉल्यूम बेसिस पे, मास बेसिस पे और नंबर बेसिस पे। नंबर बेसिस पे स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सॉल्यूशन का टर्म है जिस पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता, मीन्स किसी भी टेम्परेचर पे उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ऐसा नीट में भी क्वेश्चन पूछा है और बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। तो आप जानते हो कि वॉल्यूम एक ऐसा टर्म है जिस पर टेम्परेचर का हमेशा इफेक्ट होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और कंसंट्रेशन की वैल्यू घट जाएगी। टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा और कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो वॉल्यूम बेसिस पे है, ये क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। ये क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। और ये भी क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे मोस्टली। तो आपने देखा टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है वह वॉल्यूम बेसिस वाले ही हैं। तो कौन कौन होते हैं ये देखते हैं हम। पहला आप जो देखते होंगे परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम को, और इसको हम लोग क्या करते हैं, V/V परसेंटेज भी कहते हैं। दूसरा जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब W/V परसेंटेज होता है। तीसरा आपने देखा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी कैपिटल M को। और फोर्थ देखा होगा नॉर्मेलिटी कैपिटल N को। ये 4 हैं। परसेंटेज वॉल्यूम V/V रेशियो को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है मास वॉल्यूम परसेंटेज जो आता है। तीसरा है मोलैरिटी और चौथा है नॉर्मेलिटी। ये 4 क्राइटेरियाज हैं जो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं।
अब आपने देखा होगा मास बेसिस पे, तो इसमें से जो आता है मास परसेंटेज, इसमें हम W/W परसेंटेज को देखते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है मोलैलिटी, तीसरा जो आता है वो आता है मोल फ्रैक्शन। ये 3 चीजें आती हैं, मास परसेंटेज, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इनपे टेम्परेचर का असर नहीं होता है, इनकी मैग्नीट्यूड हमेशा किसी भी टेम्परेचर पे सेम होगा। अब जो आता है नंबर बेसिस पे, तो जब कोई चीजें बहुत ही कम अमाउंट में होती है, ट्रेसेस में होती हैं, जिसे बोला गया कि इन्वायरमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल किसमें नापते हैं, ppm में, और कम होगा तो बोलेंगे ppb। तो ये ppm और ppb मतलब ppm क्या फुल फॉर्म होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे दूसरा होता है ppb, तो क्या बोलोगे, पार्ट्स पर बिलियन। ये 2 चीजें हुआ, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो ये 3 क्राइटेरियाज में कितने कितने प्रकार के कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन सभी टर्म्स को हम बारी बारी से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आप तैयार हो जाओ। पहला जो टर्म्स है परसेंटेज बाय वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट हम देखते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम परसेंटेज V/V को। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब सल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। जब दोनों ही लिक्विड फेज में होते हैं, ऐसे केस में हमें उनके वॉल्यूम को नापना ज्यादा आसान होता है एट द कंपैरिजन ऑफ मेजरिंग देयर मास और वेट। तो ऐसे केस में हम वॉल्यूम परसेंटेज का या V/V रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इथेनॉल या मिथेनॉल का मिक्सचर है वाटर में, या फिर मिथेनॉल मिक्स्ड इन बेंजीन है। ऐसे जब लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर होता है तो हम V/V रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बोलेंगे V/V परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये करके आप बड़े आराम से V/V परसेंटेज को फाइंड कर लोगे। इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम 1-2 क्वेश्चन लगा के हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेना। आप सभी लोग लेक्चर सुनते समय अपने पेन और पेपर लेके ही बैठोगे, ताकि क्वेश्चन हम जो देंगे इसको आप लगाते भी रहोगे और नोट्स बनाते रहोगे। तो क्वेश्चन नोट करो, इफ 30 ml C2H5OH is dissolved in
500 ml solution, then find its V by V percentage. तो 30 ml ethyl alcohol dissolved in 500 ml solution, then find its V by V percentage. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो सीधे फॉर्मूला बेस पे है। क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, सल्यूट में कौन होगा? पहचान लोगे बड़े आराम से, इथाइल अल्कोहल इज सल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml। बहुत इजी है, 30 अपॉन 500 इंटू 100 कट गया, कितना आ गया? 6%। नहीं होगा, 30 अपॉन 500 इंटू 100, ये कट गया 5 3 30। तो कितना इजी था? तो ये तो पहला क्वेश्चन था, तो इजी होगा ही। अभी हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने बोला कि 30 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डिजॉल्व इन वाटर हैविंग 600 ml वॉल्यूम। क्वेश्चन चेंज कर दिया, बोला 30 ml इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन वाटर हैविंग 600 ml वॉल्यूम, देन फाइंड इट्स V by V परसेंटेज। तो सॉल्व कर लोगे। सल्यूट का वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे सल्यूट है आपका 30 ml। अब इसका सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं मिला है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिला है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा? कितना दिया है? 600 ml। तो आप सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालोगे, सोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 प्लस 30, दैट इज 630 ml। अब आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल चुका है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू इन योर फॉर्मूला। V by V परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 30 ml, और आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है जो यहां निकाला आपने? 630 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ? 300 अपॉन 63। आप इसको तुम लोग कैलकुलेट करना तो जानते ही होंगे, यहां से आगे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं जो थोड़ा सा इससे अलग होगा, डेंसिटी के बेसिस पे होगा। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। If 200 ml petrol dissolved in benzene to form 700 gram solution having density 2.5 ग्राम पर ml। ये हमने मान लिया है, इसको तुम ये मत समझना कि ये होता ही है, हमने मान लिया है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो फिर देखते हैं सल्यूट का वॉल्यूम कितना है। सल्यूट का वॉल्यूम है 200 ml और सॉल्यूशन का मास दिया है टू फॉर्म द 700 ग्राम सॉल्यूशन।
तो क्या दिया आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन 700 ग्राम। अब आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल टू एम बाई डी, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, पढ़ा होगा, याद है। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू मास कितना है 700 ग्राम, डेंसिटी कितना है 2.5। तो ये मिल गया आपको, वॉल्यूम मिल गया। अब इस वॉल्यूम के वैल्यू को हम अब अपने फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, V बाई बी परसेंटेज इक्वल टू 200 अपॉन 700 अपॉन 2.5 इंटू 100। 2.5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 200 इंटू 2.5 इंटू 100 अपॉन 700, कितना हो गया 500 अपॉन 7। इसको आगे तुम डिवीजन कर लेना। ये कुछ बातें थी वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। ऐसे इसके और भी कई तरह के क्वेश्चंस लग सकते हैं। इसको हम आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन लगवाएंगे।